रीबर्थ ऑफ माई लिटिल वाइफ एपिसोड 6। सुबह का वक्त। सिंह मेंशन। आज मौसम है सुहाना, डेविल को परेशान करने का चाहिए बहाना। ये गाना गाते हुए नीरज जी बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। नीरज जी गाते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर नेताजी का हाथ पकड़कर दूसरा गाना गाते हैं। आज मैं ऊपर, वो डेविल है नीचे, आज मैं आगे, डेविल मानव है पीछे। नीरज जी की ऐसी पागलों वाली हरकत देख नेताजी और अर्जुन हैरान थे। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने उनके गाने में मानव का जिक्र सुना तो उन्हें सारा माजरा समझ आ गया कि पक्का इन्होंने मानव के साथ जरूर कुछ किया है। नेताजी ने नीरज जी से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा, क्या पागलों वाली हरकत कर रहे हो आप? नेताजी की डांट सुनकर भी नीरज जी पर कोई असर नहीं हुआ। वह ऐसे ही गाते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही उन्होंने फिर से गाना शुरू किया। आज मौसम है सुहाना, मेरे प्यारे राक्षस घमंडी दामाद को परेशान करने का मिल गया है बहाना। अपने पिता की हरकत को देख अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, मम्मा कहीं नहाते वक्त डैड के दिमाग के कुछ स्क्रू जमीन पर तो नहीं गिर गए? मम्मा मुझे डैड की चिंता हो रही है, कहीं वह पागल तो नहीं हो गए? अगर ऐसा हुआ तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए इन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। अर्जुन की बात सुनकर नेताजी ने अपने पति को देखते हुए अर्जुन से कहा, मैं तो कहती हूँ अभी ही मेंटल असाइलेंट वालों को बुलाओ, कम से कम एक बाला तो टलेगी इस घर से। फिर कुछ देर सोचने के बाद आगे बोली, नहीं नहीं एक बाला क्यों, अभी और राज को भी इन्हीं के साथ भेज देंगे, एक साथ इस घर की तीनों परेशानी खत्म। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन की हंसी निकल जाती है, वह अपना मुंह छुपाकर हंसने लगता। वहीं राज जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, जब उसने अपने पिता के गाने को सुनो तो अचानक ही उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और अगले ही पल ऊपर से सीधा नीचे उसकी लैंडिंग हो गई बिना किसी मेहनत के। गिरने की आवाज सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे तीनों लोगों की नजर राज पर पड़ती है, जो सीढ़ियों के नीचे पड़ा अपनी कमर को सहला रहा। राज को देखकर नेताजी ने उसे चिल्लाते हुए कहा, क्या महाराज अपने पैरों को कष्ट देने में कोई परेशानी हो रही थी, जो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे, या ये तुम्हारा कोई नया स्टाइल है? अपनी माँ की बात सुनकर राज झट से खड़ा हुआ और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, मॉम इट्स टैलेंट, जो हर किसी के पास नहीं होता। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बेटे के पास इतना अच्छा टैलेंट है। इतना कहने के बाद राजा डाइनिंग टेबल पर अपने डैडी के बगल वाली सीट पर बैठकर अपने डैडी से बड़ी स्टाइल से पूछाता है, डैडी आप इतना खुश क्यों हो, हमें भी बताए ताकि हम भी खुश हो सके। राज की बात सुनकर नीरज जी ने अपने कोट को ठीक करते हुए बड़े ही एटीट्यूड से जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने और मेरी राजकुमारी ने उस घमंडी डेविल यानी मेरे दामाद को ड्रग्स दिए हैं। अगर तुम लोगों को मैंने बता दिया तो तुम लोग उस राक्षस को जाकर बता दोगे। नीरज जी के इतना कहते ही एक बार फिर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। जब नीरज जी, नेताजी और अर्जुन ने अपने गर्दन घुमा कर देखा तो एक बार फिर से राज की लैंडिंग कुर्सी से सीधा जमीन पर हुई। नेताजी ने जो बाउल हाथ में पकड़ा था वह उनके हाथ से सूटकर जमीन पर गिर गया। अर्जुन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अपने पिता की बात सुनकर वह तीनों बेचारे अभी भी उनकी बात सुनकर उस सदमे में ही थे। अपने सामने बैठे तीनों लोगों को स्टैचू बना देख नीरज जी ने अपना हाथ वेव करते हुए पूछा, हेलो तुम लोगों को क्या हुआ? नीरज जी की आवाज सुनकर तीनों अपने होश में आए तो नेताजी अपनी कुर्सी से खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोली, पागल इंसान, ये क्या किया तुमने? किया तो किया, इन सब में लिटिल अवनी को भी शामिल कर लिया। अर्जुन ने भी अपने पिता को घूरते हुए कहा, डैड यह आपने क्या किया? अभी तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने इन सब का अंजाम सोचा है? अगर मानव को पता चल गया तो वह आपके साथ क्या करेगा? राज ने भी अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठते हुए कहा, हाँ डैडी मम्मा, बड़े भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर अपना एक हाथ टेबल पर रखते हुए आगे बोला, डैडी आप भूल गए एक बार एक लड़की ने जीजू को ड्रग्स देकर उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी, तब जीजू ने उसके साथ क्या किया था? अपने पत्नी और बेटों की बात सुनकर थोड़ी देर पहले जो खुशी नीरज जी के चेहरे पर थी वह अचानक ही गायब हो गई। नीरज जी को अब बहुत डर लगने लगा, ये सोचकर कि अगर मानव को पता चल गया ड्रग्स देने का आइडिया उसने ही अवनी को दिया था ताकि वह दादा बन सके, तो पता नहीं मानव उसके साथ क्या करेगा। नीरज जी ने कुछ सोचकर उन तीनों से कहा, लेकिन ड्रग्स लेने के बाद मानव को जो करना था वह तो उसने कर ही दिया होगा। अपने पति की बात सुनकर नेताजी ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, मानव कोई आम इंसान नहीं है जो कोई भी उसे ड्रग्स देगा और वह नशे में चूर हो जाएगा। अपनी माँ का साथ देते हुए अर्जुन ने भी कहा, हाँ डैड, क्या आप भूल गए हैं?
मानव राजवंश परिवार का वारिस है और राजवंश परिवार के वारिस को बचपन से ही हर तरह की कठिन से कठिन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह वारिस अपने दुश्मनों से लड़ सके। तो आपको क्या लगता है किसी ड्रग्स का असर मानव पर होगा? अर्जुन की बात सुनकर नीरज जी ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? नीरज जी की बात सुनकर नीता जी ने पहले एक गहरी सांस ली, फिर कहा, अगर आप इस ड्रग्स के बजाय मानव को जहर भी दे देते तब भी उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मानव को बचपन से ही इस सिचुएशन के लिए अच्छे से तैयार किया गया है ताकि फ्यूचर में कभी भी मानव के सामने ऐसी परिस्थिति आए तो वह उसका सामना अच्छे से कर सके। नीरज जी को अपनी पत्नी का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने थोड़ा डरते हुए फिर से पूछा, मतलब? इस बार नीरज जी की बात सुनकर अर्जुन और नीता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। तभी राज ने कूल अंदाज में हंसते हुए अपने पिता से कहा, डैड, मतलब ये कि जीजू पर आपके सो कॉल्ड ड्रग्स का कोई असर नहीं हुआ होगा। फिर अपने माथे पर उंगली टैप करते हुए आगे बोला, तभी तो मैं सोचूं जब उस लड़की ने जीजू को ड्रग्स दिया था तो जीजू के ऊपर उसका असर क्यों नहीं हुआ? अर्जुन ने पहले कुछ सोचा फिर अपने डैडी से पूछा, डैड, जहां तक मुझे पता है मानव इस वक्त बाहर है, तो आपको कैसे पता चला मानव कहाँ है? अर्जुन का सवाल सुनकर नीरज जी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वह क्योंकि मेरे पास शक्तिमान की पावर है। अपने पिता की बात सुनकर अर्जुन ने शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, कहीं आपने उसके पीछे जासूस तो नहीं छोड़े या किसी और प्रकार से उस पर नजर रखे हुए हैं? अर्जुन के इतना कहते ही नीरज जी के हाथ से जूस का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उनकी इस हरकत पर तीनों उन्हें घूर के देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। मानव को ढूंढते ढूंढते अरव और वीर उस गांव तक आ जाते हैं जहां पर मानव है। ठीक उसी वक्त ब्लैक टाइगर के आदमी भी वहां आ पहुंचे हैं। जब आरव की नज़र ब्लैक टाइगर के आदमी पर पड़ती है तो उन्हें रोकने के लिए वह उन पर अटैक कर देता। मानव और ब्लैक टाइगर के आदमी आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते कब 1 घंटा बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला। अब तक दोनों तरफ के लोग बुरी तरह से थक जाते हैं तो वह लोग डिसाइड करते कि पहले वह सभी मिलकर मानव और अवनी के पास पहुंचेंगे, फिर वहां पर अपनी आगे की लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। वह सभी जल्दी उस जगह पहुंच जाते जहां मानव है। पूरे गांव का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद भी उन सभी को मानव और अवनी कहीं नहीं मिले। तभी उन सबकी नज़र कुछ दूरी पर खड़े कई सारी लाल कपड़े पहने हुए आदमियों पर पड़ती है। उन्हें देखते हुए आरव ने सभी से कहा, ये कौन से लाल दानव इस दुनिया में आ गए? आरव की बात सुनकर जिम्मी ने कहा, लगता है यह मंगल ग्रह जाने का रास्ता भूल गए, इसलिए गलती से यहाँ आ गए। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज़ इतनी तेज थी कि उन लाल कपड़े पहने आदमियों ने भी सुन ली। उन आदमियों में से एक लाल कपड़े वाला आदमी जिम्मी और उन सब के सामने आकर खड़ा हो गया। वह आदमी लगातार आरव और जिम्मी के साथ उनके आदमियों को भी बुरी तरह से घूर रहा था। जिसे देख वीर ने कहा, भाई, लगता है ये सच में एलियन है, तभी तो हमें ऐसे घूर के देख रहा है जैसे इंसान पहली बार देखा हो। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी को हंसता देखो, लाल कपड़े पहने आदमी ने चिल्लाकर कहा, हंसना बंद करो। उस लाल कपड़े पहने आदमी की बात किसी को समझ नहीं आई क्योंकि वह किसी और ही लैंग्वेज में ये सब बोल रहा था। जिम्मी ने अपने कान को थोड़ा हिलाते हुए पूछा, भाई ये क्या बोल रहा है? आरव ने जिम्मी की बात का जवाब दिया, फ्रेंच भाषा बोल रहा है। आरव की बात सुनकर वीर ने कहा, हाँ, लेकिन वह बोल क्या रहा है? आरव ने अपनी हंसी को रोकते हुए जवाब दिया, वह कह रहा है हंसो नहीं। आरव के ये कहते ही कुछ वक्त के लिए उस जगह पर बिल्कुल शांति छा जाती है। फिर अचानक ही वह सभी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सभी को हंसता देख उस लाल कपड़े पहने आदमी ने फ्रेंच में चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस आदमी की बात सुनकर वह सब और जोर जोर से हंसने लगे। जिम्मी ने अपनी हंसी को रोकते हुए आरव और वीर से कहा, मैंने पहली बार किसी सांड को लाल कपड़े पहनकर फ्रेंच बोलते हुए देखा है। जिम्मी की बात सुनकर वह सभी और जोर जोर से हंसने लगते। ये सब देख उस लाल कपड़े पहने आदमी को गुस्सा आने लगता है। वह अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोला, इन सबको उठा ले चलो। अपने बॉस का ऑर्डर सुनकर उसके आदमियों ने आरव और जिम्मी के लोगों को कंधे पर उठाया और अपनी कार में भर दिया। कुछ देर बाद कार के अंदर वह लाल कपड़े पहने आदमी आरव और जिम्मी के साथ साथ उनके लोगों को घूर रहे थे। वही आरव और जिम्मी के साथ उनके लोग भी कल से मानव को ढूंढने के चक्कर में काफी थक गए, जिसके कारण वह सभी कार में मस्त होकर सो रहे थे। उन सभी को इन बातों की भी फिक्र नहीं थी कि वह किडनैप हो गए या वह सभी मानव को अभी तक नहीं ढूंढ पाए। लगभग 2 घंटे बाद
उन सभी की कार एक हवेली में आकर रुकी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कार रुकने के बाद आरव और जिम्मी के साथ उनके आदमियों ने भी अपने पैरों को कष्ट देने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। मजबूरन उन लाल कपड़े पहने आदमियों को उन्हें उठाकर अंदर ले जाना पड़ा। अंदर पहुंचते ही उन आदमियों ने आरव, वीर और जिम्मी के साथ उनके आदमियों को भी सोफे पर पटक दिया। सोफे पर गिरते ही जिम्मी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, क्या मस्त नींद आई, वरना कल से चल चल कर थक गए थे। आरव की भी नींद खुल गई। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, वह लाल कपड़े पहने वाले सांड भैया, थैंक यू, आपके कारण मुझे इतनी अच्छी नींद। इससे आगे वह और कुछ बोल पाता, एक जूता आकर सीधा उसके मुंह पर पड़ा। आरव की नींद जूते पड़ने से पूरी तरह उड़ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है इसकी? तो इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही दब गए। उसने डरते हुए कहा, बॉस आप ही यही है क्या? आपको भी इन लोगों ने उठवा लिया है? उसकी बात सुनकर मानव गुस्से से कहा, जस्ट शट अप। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, बॉस आप भी यहाँ हैं क्या? इन लोगों ने आपको भी उठवा लिया? आरव की बात सुनकर सभी की नज़र मानव पर पड़ी, जो वहीं सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। मानव ने अपने गुस्से भरी आवाज में आरव को चुप कराते हुए कहा, जस्ट शट अप। इतना कहने के बाद मानव ने अपने सामने खड़े उस लाल कपड़े पहने आदमी की तरफ देखकर कहा, राका जाओ, जाकर अपना काम करो और जो चीजें छूट गई है उन्हें संभालो। मानव का ऑर्डर सुनते ही राका ने अपना सर झुकाकर यस बॉस बोलकर वहां से चला गया। मानव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ लगातार आरव को घूर रहा। वही आरव की हालत तो मानव के इस तरह घूरने से खराब हो रही थी। मानव खड़ा होकर सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए अपने कठोर आवाज में आरव से बोला, पूरे 1 हफ्ते के लिए तुम सिंगापुर जा रहे हो, वहां की कंपनी को तुम्हारी सख्त जरूरत है। मानव की बात सुनकर आरव का मन रोने का कर रहा था। उसने मानव को पीछे से देखकर मन में कहा, बॉस मुझे उस नर्क में नहीं जाना प्लीज, वहां जाना मेरे लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं है। लेकिन बेचारा मानव से ये सब बोल नहीं सकता। वही मानव सेकंड फ्लोर के एक रूम के अंदर गया। रूम के अंदर पहुंचते ही उसकी नज़र अपनी लिटिल वाइफ पर पड़ी, जो बेड पर आराम से सो रही है। ये देख मानव का कठोर चेहरा नर्म पड़ गया। लेकिन तभी मानव की नज़र उस टैडी पर पड़ी जिसे अवनी गले लगाकर सो रही। ये देख मानव को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से उस टैडी को देखकर कहा, इस टैडी को यहाँ कौन लेकर आया? मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मेरी बेबी सिर्फ मुझे हक करके सो सकती है, कोई और उसे छुए मुझे पसंद नहीं। इतना कहते ही मानव ने उस टैडी को अवनी से अलग करने की कोशिश की, मगर अवनी ने उस टैडी को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि मानव उसे अवनी से अलग ही नहीं कर पा रहा। मानव को इस वक्त बहुत जलन हो रही थी। उस टैडी को अपने लिटिल वाइफ के पास देख उसका पूरा चेहरा जलन के मारे काला पड़ गया। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने जबरदस्ती उस टैडी को अवनी से अलग कर दिया और खुद उस टैडी की जगह अवनी के पास लेट गया ताकि उसकी लिटिल वाइफ की नींद ना खुले। मानव ने अवनी को कसकर गले लगाते हुए उस टैडी को देखा, जो इस वक्त जमीन पर पड़ा था। उसकी तरफ अपनी जलन भरी नजरों से देखते हुए मानव ने कहा, जो भी मेरी लिटिल वाइफ के करीब जाएगा मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा, फिर चाहे वह कोई भी हो। इतना कहते ही मानव ने अपना फोन निकाल कर किसी को मैसेज किया। लगभग 1 मिनट बाद मानव के रूम पर किसने दस्तक दी। मानव ने अपनी कठोर आवाज में कहा, कम इन। मानव की परमिशन मिलते ही वीर ने दरवाजा खोलकर रूम में एंटर करते हुए मानव से पूछा, बॉस आपने मुझे बुलाया? मानव ने जमीन पर पड़े टैडी को जलन भरी नजरों से देखते हुए वीर को ऑर्डर दिया, जाकर इस टैडी को लकी के सामने फेंक दो। उससे कह देना इस टैडी के इतने टुकड़े करे कि इसे कोई पहचान भी न पाए। मानव की बात सुनकर वीर के पैर लड़खड़ा गए। उसे लगा कि उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, इसलिए अपने कान को सहलाते हुए हिम्मत करके मानव से दोबारा पूछा, बॉस क्या कहा आपने? शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। इस बार मानव ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा इस टैडी की ऐसी हालत करो कि दोबारा कभी भी मेरे बेबी को छू भी ना सके। मानव के इस तरह चिल्लाने से वीर डर गया। फिर बिना वक्त गंवाए उस टैडी को जमीन से उठाकर रूम से भागते हुए खुद से बड़बड़ाया, जल कुकड़ा कहीं का, अगर ऐसे ही जलते रहे तो एक दिन जल जल के ही मर जाएंगे। वीर के जाते ही मानव के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई, जैसे उसने अपने किसी सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया हो। फिर मानव ने प्यार से अवनी के माथे को चुमते हुए कहा, कैसी आलसी बीवी है मेरी, जिसे सिर्फ खाना और सोना आता है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी लिटिल वाइफ मुझे तब भी बहुत पसंद है। इतना कहकर मानव अवनी को कसकर गले लगाकर सो गया। कुछ देर बाद जब अवनी की नींद खुली तो वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे रूम को देखने लगी। अपने पास मानव को ना पाकर वह बेड से उठी और डरते हुए रूम से बाहर चली गई। बाहर आते ही अवनी
अपने सामने का नजारा देख चौंक गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अपने कमर पर दोनों हाथों को रखते हुए उसने चिल्लाकर कहा, हब्बी। अवनी की इतनी भयंकर आवाज सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग पीछे मुड़कर उसे देखने लगे। आरव और वीर की तो हालत खराब हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा हालत तो मानव की खराब थी। अवनी को अपने सामने देख मानव के माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, बेबी आप यहाँ क्या कर रही हो? मानव की बात सुनकर अवनी ने अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखते हुए जवाब दिया, क्यों, मेरे आने से तुमको कोई प्रॉब्लम है मानव? अपनी लिटिल वाइफ के मुंह से अपने लिए तुमको और मानव शब्द सुनकर मानव को यकीन हो गया कि आज उसकी वाइफ के अंदर का लिटिल डेविल जाग गया है, जो उसे छोड़ने वाला नहीं है। ये सोचते ही मानव की हालत खराब होने लगी। सिर्फ मानव की हालत खराब नहीं थी, कोई और भी है जिसकी हालत मानव से भी बदतर है। दूसरी तरफ अर्जुन बेचारा, उसको आज सुबह से ही सोना ने परेशान कर रखा है। अर्जुन ने सब्जी काटते हुए खुद से कहा, बड़ा शौक चढ़ा था तुझे उसे सब कुछ बताने का। देख, सच बताने के बाद भी वह तुझे माफ करने के बजाय कैसे घर का नौकर बना दिया। फिर किचन से बाहर झांकते हुए आगे बोला, चुड़ैल एक नंबर की, बस एक बार ये रूम में चली जाए, फिर मौका पाकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और दोबारा कभी उसके घर नहीं आऊंगा, बल्कि इसे इसके ससुराल लेकर जाऊंगा। फिर खुश होते हुए बोला, वहां पर मॉम डैड के सामने यह मुझे काम नहीं करवा पाएगी। अर्जुन अपने ख्यालों में गुम था कि तभी उसे हॉल में बैठी सोना की आवाज आई, अर्जुन अच्छे से खाना बनाना, कुछ मीठा भी बना लेना, और हाँ, ये सब करने के बाद मेरा रूम भी साफ कर देना, बहुत गंदा हो गया है। और एक और बात, बर्तन धोने के बाद जरा मेरे सिर की मालिश कर देना, बहुत दर्द हो रहा है, और मेरे पैरों में भी। सोना की बात सुनकर किचन में खाना बना रहे अर्जुन ने रोने जैसी शक्ल बनाकर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, इस चुड़ैल बीबी से मुझे बचा लो। मैंने तो मजबूरी में इसे खुद से दूर किया था, अब जब मैं खुशी खुशी इसके साथ रहना चाहता हूँ तो कैसे हिटलर बन के मुझ पर ऑर्डर चला रही है। इससे अच्छी तो मेरी बहन है, कम से कम मानव की ऐसी हालत तो नहीं करती। उसने तो कभी ऊंची आवाज में भी मानव से बात नहीं की होगी। उधर मानव अवनी को शांत कराने की कोशिश में लगा हुआ था। अवनी ने अपने पास में रखा फ्लावर वास उठाकर मानव के ऊपर फेंकते हुए पूछा, मानव, ये लड़की कौन है? अपनी तरफ आ रहे हैं फ्लावर वास को पकड़ते हुए मानव ने जवाब दिया, बेबी मैं तो आपका हब्बी हूं ना, तो आप मुझे मानव क्यों बोल रही हो? मानव की बात सुनकर अवनी ने आरव को ऑर्डर देते हुए कहा, अपने जूते दो। अवनी की बात सुनकर सभी चौंक गए। मानव जल्दी ही अपने होश में आते हुए बोला, बेबी आप ऐसा नहीं कर सकती, और आप जो सोच रही हो वह गलत है। यह कोई लड़की नहीं बल्कि। इसके आगे के शब्द मानव के गले में ही रह गए, क्योंकि अवनी उसे बुरी तरह घूर रही थी। डरते हुए आरव ने अपने जूते उतार कर अवनी को दे दिए। अवनी ने छत से जूता लिया और अटैक की पोजीशन में आ गई। ये देख मानव ने अपनी आंखें बंद करके अपनी लिटिल वाइफ से मार खाने को तैयार हो गया। जब कुछ देर तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने का नजारा देख वह चौंक गया। अवनी जिसे लड़की समझ रही थी, उसके लंबे लंबे बालों को पकड़कर उसे जूते से बुरी तरह मारने के साथ साथ ही उससे कह रही थी, तुम बेशर्म लड़की, नहीं बेशर्म आंटी, शर्म नहीं आती मेरे हबी के पास बैठते हुए? बैठी तो बैठी, लेकिन तुमने मेरे हबी छुआ कैसे? वो सिर्फ लिटिल अवनी के हैं। अगर दोबारा मेरे हबी के आसपास भी नजर आए तो मैं अगली बार तुम्हें लकी के सामने फेंक दूंगी, समझी? ये देख मानव जल्दी से आगे बढ़कर अवनी को रोकने की कोशिश की। बेबी वह लड़की नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो गई, प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन अवनी तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। वह बस लगातार उस इंसान के बाल पकड़कर मारे जा रही। अवनी का काली अवतार देख हॉल में मौजूद सभी लोग डर गए। अवनी ने उस इंसान के बनमा पर मारते हुए आगे बोली, बोल अगली बार से मेरे हबी को हाथ लगाओगी? अवनी की बात सुनकर उस इंसान ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं मानव को अगली बार टच भी नहीं करूंगा। मार खाने वाले इंसान की बात सुनकर अवनी ने गुस्से से उसके बनमा पर एक और लात मारते हुए कहा, ए बूढ़ी आंटी, आपकी आवाज लड़कों जैसी क्यों है? बोलो जल्दी करो, नहीं तो एक और दूंगी। अवनी की धमकी सुनकर वह इंसान डर गया। उसने अवनी के पैर पकड़ते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज मुझे जाने दो, और मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, इसलिए मेरी आवाज लड़कों जैसी है। इतना कहते ही उस इंसान ने अपना चेहरा अवनी की तरफ किया। बेचारी अवनी मारने पीटने के चक्कर में उस इंसान का चेहरा ही नहीं देखा जो मानव से चिपक कर बैठा था। अवनी ने सिर्फ पीछे से उसकी बैक को देखा और उस इंसान के लंबे बाल, जिसके कारण अवनी को गलतफहमी हो गई कि कोई लड़की उसके हबी को उससे छीनने आई है।
इसलिए उसने उसे धो डाला। लेकिन अब जब अवनी ने उस इंसान का चेहरा देखा तो वो एकदम शॉक हो गई। जल्दी ही अपने सेंस में वापस आकर अवनी ने गुस्से से मानव को देखा, फिर बोली, क्या आपको लड़के पसंद है जो इस इंसान के साथ चिपक कर बैठे थे? अवनी की बात सुनकर मानव अपनी जगह पर किसी बर्फ की तरह जम गया। वही सोना के घर पर अर्जुन ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और सोना को बुलाने चला गया। वहीं सोना मजे से फ्रूट खा रही थी। जब उसकी नज़र अपने पास आते हुए अर्जुन पर पड़ी तो उसने अपने मन में सोचा, अर्जुन तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, उन सब का बदला तो मैं तुमसे चुन चुन कर लूंगी। अभी तो केवल उसकी शुरुआत है, आगे मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा परेशान करूंगी। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही जैसे ही अर्जुन सोना के पास पहुंचता है, उसका पैर जमीन पर पड़े केले के छिलके पर पड़ते ही फिसल जाता है। वह सीधा सोना के ऊपर गिर जाता और विक्की, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो मानव का दोस्त विक्की हूँ, कोई लड़की नहीं। फिर विक्की अपने बालों को पकड़कर बोला, सारे फसाद की जड़ तो ये बाल है। कभी सोचा नहीं था मैंने इन बालों के कारण एक दिन मुझे किसी लड़की से मार खाना होगा। कितनी मेहनत करके मैंने अपने बालों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन इसने मुझे मुसीबत में फंसा दिया। विक्की के ड्रामे को इग्नोर कर लिटिल अवनी ने एक बार फिर मानव से गुस्से में पूछा, मानव मेरे सवाल का जवाब दो। मानव जो अभी तक अपनी जगह किसी स्टैचू की तरह खड़ा था, अचानक अवनी की आवाज सुनकर अपने सेंस में वापस आता है। मानव भागते हुए अवनी के पास पहुंचकर उसे गले लगाकर बोला, बेबी पहले गुस्से को शांत करो, आपके हब्बी सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार। मानव की बात सुनकर अवनी ने पहले मानव को देखा, फिर बेशर्मी से बोली, अगर इतना ही प्यार करते हैं तो कल रात आपने कुछ किया क्यों नहीं? आप तो गहरी नींद में मस्त होकर सो गए थे। मानव के पास अपनी लिटिल वाइफ के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। मानव ने अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। मान को कुछ ना बोलते देख अवनी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया, फिर गुस्से से बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पर मानव अभी भी शांत था। अवनी ने अपना मुंह फुलाकर कहा, अब आप मेरे पास मत आना, जाके इस विक्की टिक्की के साथ रोमांस के साथ साथ ही अपना मुंह भी काला करिएगा। फिर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए अपने आंखों को छोटा करके आगे बोलिए, लगता है डैडी ने बिल्कुल सही कहा था आपके बारे में, आपको लड़के पसंद है, तभी तो आपके आगे पीछे सिर्फ लड़के ही लड़के घूमते हैं। अवनी की बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। मानव ने अपने दांत पीसते हुए पूछा, और क्या क्या कहा मेरे उस शकुनी ससुर जी ने? मानव के मुंह से अपने डैडी के लिए शकुनी शब्द सुनकर अवनी ने अपना मुंह बुलाते हुए कहा, हब्बी छब्बी खबरदार, अगर मेरे प्यारे डैडी को कुछ बोला तो वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं, और मुझे भी लगता है डैडी ने आपके के बारे में जो कहा वह बिल्कुल सही है, तभी तो आपके पीआरएफ भैया, पर्सनल गार्ड वीर भैया और मैनेजर के साथ साथ आपके सभी बॉडीगार्ड भी लड़के हैं। पक्का डैडी की कही बात सच होगी और आपको लड़के पसंद है। इतना कहते कहते अवनी रोने की एक्टिंग करते हुए जमीन पर बैठ गई। जब मानव ने ये देखा तो उसने तुरंत अवनी को जमीन से उठाकर अपने गोद में बैठा लिया, क्योंकि उसे डर था ठंडी जमीन पर बैठने के कारण अवनी की तबीयत खराब ना हो जाए। मानव को इस वक्त अपने मन बुद्धि शकुनी ससुर जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो हर बार उसकी भोली भाली बीवी के दिमाग में उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें भरकर हमेशा उसके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। मानव ने अपनी को शांत कराते हुए कहा, बेबी शांत हो जाओ और अपने दिमाग से यह फिजूल की बातें निकाल दो। मानव की बात सुनकर अवनी ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, डैडी ने कहा अगर हब्बी मुझे 1 साल में 3 बेबी नहीं देंगे तो वह मेरे लिए दूसरा हब्बी ढूंढ लेंगे जो मुझे 1 साल में 3 बेबी ला कर देगा। अवनी की बात सुनकर मानव ने चिल्लाते हुए कहा, क्या दूसरा हब्बी? अवनी ने मासूमियत से कहा, हाँ, और साथ में 3 बेबी भी। अवनी की बातों से इरिटेट होकर मानव ने दांत पीसते हुए कहा, उस शकुनी ने तुमसे ये सब कब कहा? मानव की बात सुनकर अवनी ने खुश होकर झट से जवाब दिया, हब्बी उस दिन जब आप ऑफिस गए हुए थे तब डैडी मेरे रूम में आए, उन्होंने मुझे आपके बारे में ये सारी बातें बताई और आपको सरप्राइज देने को भी कहा। यही नहीं, उन्होंने ही मुझे आपका रूम सजाने को भी कहा था। अवनी की यह बात सुनकर मानव का सर दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके बददिमाग ससुर जी क्यों साबुन से नहा धोकर उसके पीछे पड़े रहते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेकर मानव ने पहले खुद को शांत किया, फिर अपनी लिटिल वाइफ को देख प्यार से बोला, बेबी आपका इकलौता हब्बी सिर्फ मैं हूँ। और हाँ, विक्की की तरफ इशारा करके मानव ने आगे कहा, ये विक्की है जो कि एक लड़का है, ये सिर्फ मेरे बगल में बैठकर कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा था, इसके अलावा आप जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है।
मानव की बात सुनकर भी लिटिल अवनी पर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अवनी को मुंह फुला देख मानव ने अपना सर नमे हिलाया और उसे गोद में उठाकर रूम में ले जाते हुए बोला, चलो पहले नहा लो, फिर खाना भी खाना है, आपको भूख लगी होगी ना। मानव के जाते ही हॉल में मौजूद सभी लोग, जो अभी तक एक स्टैचू की तरह खड़े थे, वह अपनी जगह पर अचानक ही नाचने लगे। आरव ने नाचते हुए कहा, मजा आ गया, ये डेविल एक नंबर का जल कुकड़ा है। इसने मुझे पनिशमेंट के तौर पर सिंगापुर जाने को बोला था ना, अब देखो कैसे यंग मैडम के गुलाम बने घूम रहे हैं। आरव की बात सुनकर जिम्मी ने कहा, मुझे नहीं पता था, जिससे पूरी दुनिया डरती है वह अपनी लिटिल वाइफ से डरता होगा। जिम्मी की बात सुनकर वीर ने सोफे पर कूदते हुए कहा, सिर्फ डरते ही नहीं, पूरे के पूरे जोरों के गुलाम है। मैं तो चाहता था लिटिल मैडम इनको 2-3 थप्पड़ भी लगा दे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आरव ने वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ लिटिल मैडम को आज रात बॉस को रूम में ही नहीं घुसने देना चाहिए। कितना मजा आएगा उस डेविल को रूम के बाहर देखकर। यहाँ ये सभी मस्ती कर रहे तो वही विक्की, जो कब से इन सभी की हरकतों को देख हैरान होकर उसने खुद से कहा, क्या सच में ये लोग मानव के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है जो हमेशा उसके प्रति लॉयल रहते हैं। लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानव की इतनी बुरी हालत देख इन्हें बड़ा मजा आ रहा। वही रूम में पहुंचते ही अवनी नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। तब तक मानव ने उसके लिए एक सुंदर सी ड्रेस पहनने के लिए निकाल दी। कुछ देर बाद लिटिल अवनी बाथरूम से बाहर निकली। इस वक्त उसने केवल बाथरूम पहना था। लिटिल अवनी बाथरूम से निकलकर गेट से एक कदम की दूरी पर खड़ी होकर अपना मुंह फुलाए मानव को देखने लगी। अपनी वाइफ के इस लुक को देख मानव को समझते देर नहीं लगी कि उसकी आलसी बीवी अब अपने पैरों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देने वाली। मानव चलकर अवनी के पास गया। पहले उसने उसको ड्रेस पहनाया, फिर अपनी गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठा दिया। मानव ने सबसे पहले अवनी के गीले बालों को सुखाकर एक प्यारी सी हेयर स्टाइल बना दी। फिर उसने कानों में छोटे छोटे ईयररिंग पहनाया। उसके बाद एक पिंक कलर की प्यारी सी सैंडल पहनाकर उसे गोद में उठाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर लाकर बैठा दिया। मानव ने अवनी को बैठाते हुए कहा, बेबी आप क्या खाओगी बोलो। मानव की बात का जवाब देते हुए अवनी ने कहा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि लिटिल अवनी अभी भी आपसे नाराज है। कितना कहते ही उसने फिर से अपना मुंह फुला लिया। अपनी वाइफ का गुस्सा देख मानव को उस पर और प्यार आ रहा था। मानव ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, ठीक है बेबी। मानव ने अवनी की प्लेट में खाना सर्व करने के बाद खुद की प्लेट में परोसा। फिर अवनी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक्टिंग करते हुए बोला, मैंने तो सोचा था किसी को अपने हाथ से हमेशा की तरह खाना खिलाऊंगा, लेकिन अब जब वह मुझसे नाराज है तो कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद मानव अपनी तिरछी नजरों से लिटिल अवनी को देखने लगा, जो उसकी बात सुनकर परेशान होकर अपने दोनों हाथों को देख रही। मानव को पूरा यकीन था उसकी आलसी बीवी उसकी बात सुनकर खाना खाने के लिए अपने दोनों हाथों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही। अवनी अपनी जगह से उठकर मानव की गोद में बैठते हुए बोली, लिटिल अवनी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अगर उसने खुद से खाना उठाकर खाया तो उसके हाथों में और दर्द होने लगेगा, इसलिए आप खिला दो। फिर मानव की तरफ देखकर पाउट बनाकर बोली, पर मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ, इसलिए मुझसे बात मत करिएगा, सिर्फ मुझे खाना खिलाएगा। अवनी का प्यारा सा चेहरा देख मानव को उस पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका मन अवनी को किस करने लगा। जब मानव से रहा नहीं गया तो उसने अवनी को किस कर लिया। वही मानव के किस करने से अवनी खुश हो गई, वह भी उससे खुशी खुशी किस करने लगी। ये देख मानव हैरान हुआ। उसने अपने मन में सोचा, ये लड़की तो मुझसे नाराज है, फिर मेरे किस करने से इतना खुश क्यों हो रही। 5 मिनट बाद मानव ने अवनी के होठों को छोड़ दिया, फिर उसे प्यार से निहारने लगा। अवनी ने खुश होकर मानव से कहा, अभी एक की से क्या होगा, चलो रूम में चलते हैं, फिर हमें भी 1 साल में 3 बेबी होंगे। अवनी की बात सुनकर मानव ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमसे किसने कह दिया 1 साल में 3 बच्चे पैदा हो सकते हैं। अवनी ने झट से जवाब दिया, अब भी ट्रिपलेट हो सकते हैं। मानव ने आगे कुछ ना कहते हुए अपने हाथों से अपनी लिटिल वाइफ को खाना खिलाने लगा। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर अपने एक सीक्रेट विला के सामने घुटनों के बल बैठ चिल्ला रहा, मानव मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने आज मेरे साथ जो किया है उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। ये सब कहते हुए ब्लैक टाइगर सामने जल रहे अपने घर को देखने लगा। ब्लैक टाइगर ने मानव की सबसे कीमती खजाने यानी उसकी जान से प्यारी बीवी को छूने की हिम्मत की, इसलिए मानव ने भी ब्लैक टाइगर के सभी ठिकानों के साथ उसके बिजनेस को भी बर्बाद कर दिया। यही नहीं, उसने ब्लैक टाइगर की सबसे खास और कीमती जगह यानी ब्लैक टाइगर का सीक्रेट विला, जहां उसकी मां की यादें थी जिन्हें ब्लैक टाइगर सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसी को जलाकर राख कर दिया।
ब्लैक टाइगर जमीन पर बैठा किसी सोच में गुम था कि तभी उसके पास एक आदमी भागता हुआ आया और उससे बोला, बॉस मानव सिंह ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है। उसने कहा है कि आपने उसकी सबसे कीमती खजाने को छूने की हिम्मत की है, इसलिए उसने आपके कीमती चीजों को आपसे दूर कर दिया। यही नहीं, उसने तो ये भी कहा कि मैं आपको बता दूं, जितना शौक मनाना है मना लीजिए, और आपके पास जीने के लिए समय नहीं बचा, क्योंकि मानव कभी भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता, वो सीधा उन्हें खत्म करता है। इतना कहने के बाद वह आदमी चुप हो जाता है। वही ब्लैक टाइगर जो इतनी देर से खामोश बैठा था, वह अचानक ही पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मानव मानव मानव, तुम कोई और हो। जरूर तुम्हारी पहचान कुछ और है, जिसे तुमने सबसे छुपा कर रखा है, क्योंकि सिंह फैमिली की इतनी पहुंच या उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह ब्लैक टाइगर को बर्बाद कर सके। मगर तुमने तो सीधा मेरे सीक्रेट विला में आग लगा दी। तुम उस जगह पहुंच गए जिसके बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं पता। इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, और जिस इंसान को ब्लैक टाइगर के बारे में सब कुछ पता हो, वह कोई आम इंसान नहीं हो सकता। जरूर तुमने सिंह परिवार की आड़ में अपनी असली पहचान को छुपा कर रखा है। इतना कहने के बाद ब्लैक टाइगर पागलों की तरह लगातार हंसे जा रहा है। मानव एक अंधेरे रूम में चेयर पर बैठा वाइन पी रहा था। उसके सामने आरव, वीर, जिम्मी और विक्की खड़े थे। मानव के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा। उसने कठोर मगर धीमी आवाज में जिम्मी से पुकारा, जिम्मी। मानव के मुंह से अपना नाम सुनकर डरते हुए वो बोला, यस बॉस। जिम्मी के मुंह से ये दो शब्द सुनकर मानव अपनी जानलेवा नजरों से उसे घूमने लगा। उसके बाद एक एक शब्द चबाकर बोला, मैंने तुम्हें ब्लैक टाइगर के पास अपना जासूस बनाकर भेजा था, ना कि वही बसने के लिए। तुम्हें उसके बारे में पता करने में इतना वक्त क्यों लगा? जिम्मी ने डरते हुए जवाब दिया, बॉस वो ब्लैक टाइगर बहुत चालाक है। पिछले 3 सालों से मैं उसके साथ था, मगर आज तक मैं कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया। इनफैक्ट मुझे तो लगता है जो ब्लैक टाइगर हमारे सामने है, जिसने यंग मैडम को किडनैप किया, वह असली ब्लैक टाइगर है ही नहीं, वह जरूर कोई बहरूपिया होगा। जिम्मी की बात सुनकर विक्की ने कहा, मानव मुझे भी जिम्मी की बात सही लगती है, क्योंकि आज तक ब्लैक टाइगर को किसी ने नहीं देखा, और मुझे नहीं लगता वह इतनी आसानी से यूं ही सबके सामने आ जाएगा। उन सभी की बात सुनकर मानव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसने जिम्मी की तरफ स्माइल करते हुए कहा, लगता है तुमने इतने सालों में केवल उसके यहाँ टाइम पास ही किया है, तभी तो तुम्हें केवल शक है कि वह असली ब्लैक टाइगर नहीं। सही कहा ना जिम्मी मैंने? मानव की स्माइल देख जिम्मी के हाथ पैर ठंडे हो गए। फिर मानव ने आरव को ऑर्डर देते हुए कहा, आरव जिसमें भी बेबी को छुआ है उनके हाथ काटकर इस दुनिया से गायब करवा दो। वह सब मुझे इस दुनिया में दिखाई नहीं देने चाहिए। मानव ने ये सब बहुत ही गुस्से से कहा। मानव अपने आप को ये सोचने से रोक नहीं पाता कि जब ब्लैक टाइगर ने अवनी को किडनैप कराया था, तब उन सभी ने उसकी प्यारी बीवी को कैसे घूर होगा या उसे अपने गंदे हाथों से छुआ होगा। जब भी मानव ये सोचता, उसके सर पर खून सवार हो जाता। मानव की बात सुनकर जिम्मी ने आरव के कान में कहा, ये डेविल मैडम के सामने कैसे बिल्ली बन जाता है, मगर जब भी मैडम इनके के आसपास नहीं होती तो यह एक राक्षस बन जाते हैं। वीर ने उसकी बात सुनकर कहा, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि बॉस की आंखें चील से भी ज्यादा तेज और कान तो उससे भी ज्यादा तेज है। वीर की बात सुनकर सभी अपनी डरी नजरों से मानव को घूरने लगे। तभी मानव ने गुस्से से कहा, आरव क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है? जाओ और जाकर 2 घंटे के अंदर नकली ब्लैक टाइगर और उसके लोगों को गायब कर दो। वह सब मुझे दोबारा देखने नहीं चाहिए। मानव की गुस्से भरी आवाज सुनकर आरव अपनी जगह पर उछल पड़ा। उसने अपने मन में मानव की एक्टिंग करते हुए कहा, आरव उन सभी को दुनिया से गायब कर दो। फिर आरव ने मानव को कोसते हुए कहा, दुनिया से गायब कर दो माय फुट? अरे हलवा बनाना जितना आसान काम है क्या लोगों को गायब करना? खुद को तो केवल ऑर्डर देना आता है और सारी मेहनत मुझ बेचारे को करनी पड़ती है। आरव ये सोच रहा था कि तभी उसके कानों में एक कठोर आवाज पड़ती है, अगर मुझे कोसना हो गया हो तो जाकर अपना काम करो, क्योंकि 5 मिनट तो तुमने यूं ही गवा दिए। मानव की बात सुनकर आरव ने चौंक कर कहा, क्या? इससे पहले वो और कुछ कहता, विक्की और जिम्मी उसे टांगते हुए बाहर लेकर आ गए। उन तीनों के बाहर जाने के बाद मानव ने वीर को ऑर्डर दिया, 1 घंटे है तुम्हारे पास, मुझे वो ऋषि सड़क पर चाहिए। और हाँ, आई बेबी ने विक्की के बालों को छुआ था, इसलिए उससे कहो वो अपने बाल कटवा ले, वरना फिर मैं जो उसके साथ करूंगा शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। वीर ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, यस बॉस। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वही लिटिल अवनी पूरे कमरे में इधर उधर घूमकर रूम के चक्कर लगा रही थी।
तभी खिड़की से एक काले कपड़ा पहने आदमी रूम के अंदर एंटर करता है, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वह आदमी सीधा अवनी के सामने खड़ा हो गया और डरते हुए बोला, वह मास्क मैन को इतना डरता हुआ देख अवनी को कुछ अजीब लगा, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने डायरेक्ट पूछा, क्या हुआ, इतना डर क्यों रहे हो आप? अवनी का सवाल सुनकर वह मास्कमैन ने जल्दी से जवाब दिया, वह मानव को शायद पता चल गया है कि उसे ड्रग्स किसने दिए हैं। मास्कमैन की बात सुनकर अवनी चौंक गई, फिर उसने थोड़ा नॉर्मल होते हुए जवाब दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर हब्बी को सच पता चल गया। वह सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ उस ड्रग्स का असर हब्बी पर क्यों नहीं हुआ। फिर थोड़ा उदास होकर बोली, आपको पता है उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। अवनी का लटका हुआ चेहरा देख उस मार्क्समैन ने उसके बाल को सहलाते हुए कहा, सुसैद, पर तुम चिंता मत करो, वो खुद तुम्हारे पास आएगा, देख लेना। और हाँ, तुम उसके लिए रोमांटिक डेट क्यों नहीं अरेंज करती? मास्कमैन की बात सुनकर अवनी की आंखों में चमक आ गई। उसने मार्क्समैन की बात दोहराते हुए कहा, रोमांटिक डेट? मास्क मैंने एक्साइटेड होकर जवाब दिया, हाँ, और फिर तुम उस रोमांटिक डेट पर उसे ढेर सारा शराब पिला देना, फिर देखना कैसे दौड़ा दौड़ा आएगा तुम्हारे पास। मास्कमैन की बात सुनकर अवनी ने एक्साइटेड होकर उछलते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं ऐसा ही करूंगी। मैं भी तो देखूं हब्बी कब तक मुझसे दूर भागते हैं। फिर मार्क्समैन और लिटिल अवनी दोनों मिलकर अपना प्लान तैयार करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान है कि कोई रूम के बाहर दरवाजे के पीछे छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा है। रूम के अंदर हो रही सारी बातों को सुनकर दरवाजे के पीछे छिपे इंसान के चेहरे पर एक रहस्यमय स्माइल आ जाती है और कुछ देर बाद वह इंसान वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्ची रोड के बीचों बीच खड़ी थी, जिसके ठीक सामने से एक ट्रक आ रहा था। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में विनय के कंधे और सर पर चोट लग जाती है। विनय अपने जख्मों की पट्टी कराने के लिए वहीं पास के सिटी हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही एक नर्स विनय को वार्ड में बैठाकर डॉक्टर को बुलाने चली जाती। लगभग 2 मिनट बाद विनय के बोर्ड का दरवाजा खोलकर एक लेडी डॉक्टर आई। जब विनय की नज़र उस पर पड़ी, पहले तो वह हैरान हुआ, लेकिन जल्दी ही उसकी हैरानी एक डेविल स्माइल में बदल गई। वहीं इसके उलट वह डॉक्टर विनय को लगातार गुस्से से घूर रही। डॉक्टर को देखते हुए विनय ने कहा, वैसे मुझे नहीं पता था हमारी दूसरी मुलाकात इतनी जल्दी होगी डार्लिंग। विनय के मुंह से अपने लिए डार्लिंग सुन वो लेडी डॉक्टर गुस्से से बोली, फर्जी आदमी, लगता है कल रात बार में जो थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा उससे तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आए, इसलिए मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। विनय का इलाज करने जो डॉक्टर आई है वो वही लड़की है जिसने कल रात बार में विनय को थप्पड़ मारा था। विनय ने पहली बार इस लड़की को एक पार्टी में देखा था, तभी उसे पहली नज़र वाला प्यार इस लड़के से हो जाता है। विनय ने इस लड़की को बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और ना ही उसके बारे में कुछ भी पता चला। लेकिन विनय की किस्मत शायद अच्छी थी, तभी तो पहले ये लड़की उसे कल रात बार में मिली, फिर अब इस हॉस्पिटल में। ये सोच विनय मन ही मन खुश हो जाता है। विनय ने उस लेडी डॉक्टर को प्यार से देखते हुए पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है डार्लिंग? विनय की बात सुनकर वह डॉक्टर विनय की पट्टी करते हुए बोली, तुम यहाँ इलाज कराने आए हो तो बेहतर होगा अपना इलाज कराओ और निकलो यहाँ से। विनय ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए फिर से पूछा, डार्लिंग बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? और हाँ, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, मुझे लगता है फ्यूचर में हमारे बच्चे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत होंगे। विनय की बात सुनकर वह डॉक्टर सिर्फ इतना बोल पाए, तुम। विनय ने अपनी गर्म सांसें उस लेडी डॉक्टर के कानों में छोड़ते हुए बड़ी ही सीडेक्टिव टोन में कहा, डार्लिंग इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। विनय की गर्म सांसें अपने ऊपर महसूस कर उस लेडी डॉक्टर से हर उठी, फिर उसने गुस्से से कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, तुमने विनी से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। उसकी बात सुनकर विनय ने विनी को कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए सीडेक्टिव टोन में बोला, बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारा विनी, यानी विनय की विनी। विनय की बात सुनकर विनी ने उसे गुस्से से घूरा। इससे पहले वह और कुछ कर पाती, विनय ने उसे किस कर लिया। ये देख विनी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। विनी जो विनय के सर पर पट्टी बांध रही थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह इंसान इतना बेशर्म होगा कि सीधा उसे किस कर लेगा, वह भी उसके ही हॉस्पिटल में। अपने सेंस में वापस आकर विनी ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विनय तो जैसे एक भूखे भेड़िए की तरह उसे किस किस कर रहा। विनय का एक हाथ विनी की गर्दन पर था और दूसरे हाथ से वह विनी की टॉप के अंदर से उसके ब्रेस्ट को सहला रहा था। 10 मिनट बाद विनय ने उसके होठों को छोड़ दिया, मगर उसे से दूर नहीं हुआ। विनय ने उसे घूमते हुए कहा, डार्लिंग अगली बार जब मैं किस करूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
विनय को खुद से दूर करते हुए विनी बोली, घटिया इंसान, छोड़ो मुझे। विनय ने उसकी बात सुनकर एक स्माइल करके कहा, डार्लिंग, कोई अपने फ्यूचर पति से ऐसे बात करता है क्या? अगर तुम ऐसे ही करोगी तो हमारी फर्स्ट नाइट में क्या होगा? विनय की बेशर्मी देख विनी और गुस्सा हो जाती है। वह अपने दांत पीसते हुए बोली, बेशर्म कहीं कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी लेकिन कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम दुनिया के आखिरी इंसान क्यों ना हो, समझे? विनय ने उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, डार्लिंग, घर जाकर अपने मॉम डैड को बता देना, उनका होने वाला दामाद बहुत जल्द उनसे मिलने आएगा, ओके? विनी ने उसकी गर्दन पर काटते हुए कहा, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, समझे? विनय ने अपनी गर्दन, जहां पर अभी अभी विनी ने काटा था, उससे इसे लाते हुए बोला, डार्लिंग, मुझे नहीं पता था तुम हमारे फर्स्ट नाइट के लिए इतना एक्साइटेड हो। लेकिन इतना कहकर विनय एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, मैं एक बहुत ही संस्कारी लड़का हूँ, इसलिए वह सब मैं तुम्हारे साथ शादी के पहले नहीं करूँगा, पर रहा अगर तुम ज्यादा फोर्स करोगी तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं वह सब करने को तैयार हूँ। विनय के ऊपर विनी को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन विनय का सर फोड़ने का कर रहा। शाम का वक्त, मानव लिटिल अवनी को लेकर सिंह मैंशन आ गया। अंदर पहुंचते ही मानव और अवनी की नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसे देखते ही दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। अपने सामने खड़े इंसान को देख अवनी ने अपने मन में सोचा, ये चमगादड़ यहाँ क्या कर रहा है? लगता है इसे आज अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना सोचते ही अवनी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। जब मानव अपनी गर्दन घुमाकर अवनी को देखता है, जो कब से अपने सामने खड़े ऋषि को देखकर मुस्कुरा रही। ये देख मानव का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। मानव को अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह सभी को इग्नोर करके अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में पहुंचते ही मानव का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में रूम में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। मानव ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी बेबी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे उस ऋषि को जान से ही क्यों ना मारना पड़े। इस वक्त मानव के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ आंखों में नमी भी थी। उसके आंखों के सामने बार बार अवनी का ऋषि को देखकर मुस्कुराना याद आ रहा था। मानव ने अपने कांपते हाथों से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अवनी मेरी जान, मेरा ये दिल बाहरी दुनिया से लड़ सकता है, उस ऋषि से लड़ सकता है, खुद से लड़ सकता है, मगर कुछ देर रुककर फिर वो आगे बोला, मगर तुमसे नहीं लड़ सकता क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे रहने से मेरी सांसें चलती है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर तुम चाहे इसे मेरा प्यार समझो या पागलपन। इतना कहने के बाद मानव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह इस वक्त देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। वहीं नीचे हॉल में ऋषि ने अवनी को सोफे पर बैठाते हुए कहा, अवनी तुम ठीक तो हो ना? कहीं उस मानव ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? ऋषि की यह बात सुनकर पूरी सिंह फैमिली उसे गुस्से से घूरने लगी। लेकिन अभी राज और अर्जुन ने जब ऋषि को अवनी का हाथ पकड़ते देखा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन तीनों का मन ऋषि को जान से मारने का कर रहा था। ऋषि की बात सुनकर अवनी ने रूडली जवाब दिया, ऋषि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम बताओ तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि ने अवनी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह अवनी के बगल में जैसे ही बैठने वाला था, उससे पहले ही अभी जल्दी से सोफे पर कूदकर अवनी के बगल में बैठ गया। ये देख ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया, मगर उसने अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाकर अभी से कहा, अभी क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है? मैं उस जगह पर बैठने वाला था मगर तुम इस जगह पर बैठ गए। ऋषि की बात सुनकर नीरज जी ने गुस्से से कहा, माइंड योर लैंग्वेज ऋषि, एक तो तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर मुंह उठाकर चले आए, ऊपर से अब तुम मेरे फूल जैसे बेटे को डांट रहे हो। देखो कितना डर गया बेचारा। नीरज जी की बात सुनकर सभी की नज़र अभी के ऊपर चली गई। ये देख अभी तुरंत एक डरे सहमे बच्चे की तरह एक्टिंग करने लगा। उसकी एक्टिंग देखकर सभी लोग मन ही मन उसकी तारीफ कर रहे थे, मगर ऋषि उसे गुस्से से घूर रहा था। ये देख अभय ने बेचारा बनते हुए अवनी की कोहनी पकड़कर कहा, बेबी सिस्टर मुझे बहुत डर लग रहा है, देखो ये ऋषि मुझे कैसे घूर रहा। इस सिचुएशन को देख अवनी को भी मौका मिल इसी ऋषि सुनाने का। फिर क्या था वह शुरू हो गई, ऋषि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनी को डराने की? बोलो है कोई जवाब तुम्हारे पास? और मेरी एक बात हाथ खोल के फेफड़े खोल कर सुन लो, जो भी मेरे बनी को नापसंद करेगा या उसे डांटेगा लिटिल अवनी भी उसे नापसंद करेगी, समझे? इतना कहने के बाद जब अवनी चुप हुई तो राज तुरंत अवनी के पास आकर उसके कान में बोला,
बेबी सिस्टर हाथ खोल के, फेफड़े खोलकर नहीं होता बल्कि कान खोलकर होता है, तुमने डायलॉग गलत बोल दिया। वही ऋषि जिसे अवनी पर गुस्सा आ रहा, उसने एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर अवनी से बोला, अवनी, मेरा वह कहने का मतलब नहीं है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुम मानव के साथ नहीं रहना चाहती, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। ऋषि की बात सुनकर अवनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से ऋषि को उंगली दिखाते हुए कहा, वो बात मैंने तुमसे मेरी शादी के वक्त कहा था। उस बात को कहे काफी वक्त बीत चुका है, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अब मैं हब्बी के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे हब्बी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी मेरे हब्बी को बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि आज के बाद मुझसे कभी भी ऐसी बातें मत करना। अवनी अपने मन में सोच रही थी कि जब से उसका पुनर्जन्म हुआ है, कॉलेज, हॉस्पिटल और किडनैपिंग के चक्कर में वह ऋषि के बारे में तो भूल ही गई थी, मगर अब जब ऋषि खुद उसके सामने आया है तो वह सब कुछ अच्छे से क्लियर कर देगी, ताकि उसके और मानव के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर वह बाद में ऋषि को अच्छा सबक सिखाएगी। वही ऋषि को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अवनी ऐसे रिजेक्ट करेगी। उसे लगा था अगर वो अवनी को अपने पास बुलाएगा तो अवनी खुशी खुशी मानव को छोड़कर उसके पास आ जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऋषि ने अवनी को देखकर कहा, अवनी, वह मानव तो पता नहीं हमारे बीच कहाँ से आ गया। ना तो उसके घर का पता है और ना ही उसके खानदान का पता है, पता नहीं वह कहाँ से आ गया। फिर नीरज जी की तरफ उंगली पॉइंट करके आगे बोला, ये तुम्हारे पिता, इन्हें भी तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, तभी तो एक अजनबी से तुम्हारी शादी करवा दी। यही नहीं, उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी भी उस घटिया मानव के नाम कर दिया। मैं तो कहता हूँ तुम अभी उससे अपनी सारी प्रॉपर्टी ले लो, वरना डॉट 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 डॉट। ऋषि इसके आगे कुछ और कहता तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। ऋषि ने जब अपनी नजरें ऊपर करके देखा तो शॉक हो गया। सिर्फ ऋषि ही नहीं, पूरी सिंह फैमिली शॉक हो गई, क्योंकि ऋषि को थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि अवनी ने मारा था। अवनी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए ऋषि से एक एक शब्द चबाकर कहा, मैं मेरे हबी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी, और हाँ, मेरे मम्मा डैडी हबी के भी मम्मा डैडी है। फिर अपने हाथों से घर के बाहर की तरफ इशारा करके चिल्लाकर बोली, अभी के अभी मेरे घर से जाओ और दोबारा कभी भी यहाँ दिखाई मत देना। फिर अवनी वीर को आवाज लगाती हुई बोली, वीर भैया। अपना नाम सुनकर वीर भागता हुआ घर के अंदर आया और अवनी से कहा, यंग मैडम, आपने मुझे बुलाया। अवनी ने बिना उस पर ध्यान दिए ऋषि की तरफ इशारा करके उसे ऑर्डर दिया, इस इंसान को मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकालो, और हाँ, अगली बार से ये या इसकी फैमिली से कोई भी मुझे सिंगविला में दिखाई नहीं देना चाहिए। आज के बाद इन सभी को यहाँ आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अवनी की बात सुनकर जितना हैरान वीर था, उससे कई ज्यादा हैरान नीता जी और अर्जुन थे। वही नीरज जी, अभी और राज के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। राज ने ऋषि को देखकर अपने मन में सोचा, पागल इंसान कहीं का, इसे क्या पता मेरे जीजू मानव राजवंशी है जिससे पूरी दुनिया डरती है, जिसे सब देवल के नाम से जानते हैं। जिस दिन तुझे ये बात पता चलेगी तेरा क्या हाल होगा, ये सोचकर ही मुझे बहुत हंसी आ रही है। मानव हमेशा अपनी असली पहचान को सभी से छुपा के रखता है, इसलिए सिंह फैमिली को छोड़कर किसी को मानव के बारे में नहीं पता है। यहाँ तक कि अवनी भी अपने हबी की असली पहचान से अनजान है, तो ऋषि की तो बात ही छोड़ दो, अवनी को भी मानव के असली सरनेम के अलावा कुछ भी नहीं पता। वहीं वीर जैसे ही ऋषि को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, ऋषि ने उसे तुरंत धक्का दे दिया और अवनी से बोला, अवनी, ये तुम क्या कर रही हो? पक्का उस मानव ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया होगा। उसकी बात सुनकर अवनी कुछ बोलती उससे पहले ही अर्जुन ने कहा, वीर, घसीटते हुए लेकर जाओ इसे यहाँ से। अर्जुन का ऑर्डर मिलते ही वीर जबरदस्ती ऋषि को विला से बाहर ले जाकर फेंक देता है। सिंह जिला के अंदर ये सारा नजारा मानव ऊपर खड़े होकर देख रहा था। ऋषि को घर से निकालने के बाद वह भी अपने रूम में चला गया, मगर मानव के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक दर्द भरी मुस्कान भी थी। वही नीताजी नजर अनजाने में ही ऊपर खड़े मानव पर पड़ गई। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर अवनी से कहा, अवनी, तुमने मानव को बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अब मानव को पसंद करती हो और उसके साथ रहना चाहती हो। बेटा, मानव आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से तुम्हें प्यार करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह तुम्हारे लिए पागल है। मानव से अच्छा जीवन साथी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वह तुम्हारे लिए इतना पागल है कि अगर तुम उसे नहीं मिली तो वह मर जाएगा। फिर उन्होंने अवनी के सर पर हाथ रखकर आगे कहा, मुझे पता है तुम्हारे छोटे से दिमाग में मेरी बातें नहीं घुस रही होंगी, पर फिर भी
मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम भले ही मानव को एक्सेप्ट ना करो, पर फिर भी तुम उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी, हमेशा उसके साथ रहोगी। अपनी माँ की बात सुनकर अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, तो नीरज जी ने उससे कहा, लिटिल अवनी मानव के पास जाओ। अपने डैडी की बात सुनकर अवनी मानव के रूम की तरफ चली गई। मानव का रूम। मानव ने रूम की लाइट ऑफ कर दी थी। वह अंधेरे कमरे में बैठकर बीते हुए 2 महीनों के बारे में सोच रहा था। जब भी अवनी उसे इग्नोर करके ऋषि के पास जाती थी या ऋषि के लिए उससे लड़ती थी, ये सब सोचते ही मानव अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके आंख बंद करते ही मानव के सामने 17 साल पहले का एक दृश्य घूमने लगता, जब उसकी माँ 1 साल की अवनी को अपनी गोद में लेकर उससे कहती थी, मानव ये देखो, ये लिटिल अपनी है और बड़े होकर तुम्हें इससे शादी करनी है। ये बात हमेशा याद रखना कि अवनी तुम्हारी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके आंखों में कभी आंसू मत आने देना। तुम इससे बहुत प्यार करना। अवनी को हमेशा अपनी जिंदगी मानना, भले ही वह तुम्हें पसंद करे या ना करे। अचानक ही मानव अपनी आंखें खोलकर लेता है और एक दर्द भरी आवाज में खुद से कहता, माँ आप चिंता मत करो, मैं हमेशा अवनी को प्यार करूंगा। वह भले ही मुझे पसंद न करे, फिर भी मैं उसके साथ रहूंगा क्योंकि वह मेरा सब कुछ है। कब वह मेरा प्यार से मेरा जुनून बन गई पता ही नहीं चला। वह मेरी जिंदगी है, मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और ना ही उसे कभी खुद से दूर जाने दूंगा। यह मेरा खुद से वादा है। लास्ट लाइन मानव ने बेहद जुनून भरी आवाज में बोली थी। फिर मानव अचानक से ही हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी लग रही थी। आगे मायानव ने एक साइको की तरह अपनी जुनून भरी आवाज में कहा, इस दुनिया ने अभी तक मेरा प्यार देखा है अवनी के लिए, मगर अब वह अवनी के लिए मेरा जुनून देखेगी। जो भी मेरी बेबी को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, मैं उसे जीने लायक भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मानव राजवंश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतना कहकर मानव फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। मानव के आंखें बंद करने के 1 मिनट बाद ही उसे अपने शरीर पर कुछ हलचल महसूस होती है। जब वह अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखता है तो वह एकदम चौंक जाता है। उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता, आप। मानव अपनी आंखें बंद करके चेयर पर बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसे अपने शरीर पर कुछ हलचल महसूस होती है। जब वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो वह शॉक हो जाता। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, आप। मानव हैरानी से अपनी गोद में बैठी नटखट और आलसी लड़की को देख रहा, जो पता नहीं कहां से उसकी गोद में आकर बैठ गई। मानव हैरान होकर अवनी से बोला, बेबी आप कब मेरी गोद में आकर बैठ गई और मुझे पता क्यों नहीं चला। मानव के हैरान चेहरे को देख अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लगातार उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही। ये देख मानव ने झेपते हुए कहा, बेबी आप तो नीचे थी, फिर आप यहाँ क्या कर रही हो। मानव के सवाल का जवाब देते हुए अवनी ने कहा, हब्बी क्योंकि मुझे आपके साथ रहना है। फिर थोड़ा रुककर अवनी ने मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, हब्बी क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। अवनी का सवाल सुनकर पहले मानव ने उसे गौर से देखा, फिर कुछ देर रुककर बोला, आप बताएं क्या आप मेरे सभी सवालों के जवाब दोगी। मानव को प्यार से देखते हुए अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। अवनी को अपनी गर्दन हाँ में हिलाता देख मानव के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने आगे बढ़कर अवनी को कसकर गले लगा लिया। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद मानव ने अवनी के माथे को चूमते हुए पूछा, बेबी मैं बहुत बुरा हूं ना। मानव का ये सवाल सुनकर अवनी ने तुरंत अपनी गर्दन ऊपर करके मानव को देखा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मानव उससे कुछ ऐसा सवाल पूछेगा। अवनी ने मानव के आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं हब्बी ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मानव ने अवनी का जवाब सुनकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए अपनी दर्द भरी आवाज से बोला, बेबी क्या मैं बहुत बुरा हूँ इसीलिए आप मुझे पसंद नहीं करती। इतना कहकर मानव चुप हो गया और बेसब्री से अपनी लिटिल वाइफ के जवाब का इंतजार करने लगा। मानव का सवाल सुनकर अवनी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बिना झिझक के बोली, हब्बी आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, प्लीज आप ऐसा मत बोलो। और उसकी बात को बीच में ही काटते हुए मानव बोला, अगर मैं सच में अच्छा हूं तो आप मुझसे दूर क्यों भागती हो। अगर मैं सच में इतना अच्छा हूं तो आप बार बार मुझे छोड़कर उस ऋषि के पास क्यों जाती हो। ये सब बोलते वक्त मानव के आंखों में आंसू के साथ साथ दर्द भी नजर आ रहा था। मानव के आंखों में नमी देख अवनी को उसके दिल में बहुत दर्द महसूस होता है। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मानव से नजरें मिला सके, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख मानव ने अपनी वाइफ का चेहरा पकड़ते हुए कहा,
बेबी मेरी तरफ देखो। मानव के कहने पर अवनी अपना सर ऊपर करके मानव की आंखों में देखने लगी। फिर मानव अवनी की आंखों में देखते हुए अपने सीने की तरफ इशारा करके बोला, पता है बेबी आपको मुझे प्यार जताना नहीं आता और ना ही मुझे किसी के सामने अपनी फीलिंग बतानी आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, बल्कि बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। शायद इतना कि आपके लिए मैं हंसते हुए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं आपको खोने से बहुत डरता हूँ, मेरी ये जो धड़कन है ना आपको खोने के नाम से ही रुक जाती है। फिर अवनी के सर पर हाथ फेरते हुए मानव आगे बोला, जब भी आप मुझे इग्नोर करके उस ऋषि के पास जाती थी ना तो यहाँ अपने दिल की तरफ पॉइंट करके दर्द होता था मुझे। जब आपने मुझे उस ऋषि के लिए पहली बार थप्पड़ मारा तब भी मुझे दर्द हुआ, पर आज जब मैंने आपको उस ऋषि की तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो मुझे दर्द नहीं बल्कि बहुत दर्द हुआ। मुझे ऐसा लगा शायद मैं इस दुनिया में सबसे अकेला हूँ। आपको पता है मुझे ऐसा क्यों लगा? इतना कहने के बाद मानव अपने सवालों का जवाब देता हुआ आगे बोला, क्योंकि शायद इन दिनों आपके बदले बिहेवियर को देख मैंने हमारे रिश्ते से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन मैं गलत था। इतना कहते ही मानव ने अवनी से अपनी नज़रें फेर ली। मानव की बात सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने ऋषि की बातों में आकर मानव को कितना हर्ट किया, अपने पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी। लेकिन उसने ठान लिया है कि वह अब मानव को हर्ट नहीं करेगी, बल्कि वह अपने इस जन्म में मानव को बहुत प्यार करेगी। ये सब सोचकर अवनी ने सुबकते हुए मानव से कहा, हब्बी प्लीज़ अब खोजिए मत, और हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पहले मैंने जो भी गलती की थी उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर अपने गालों की तरफ इशारा करके अवनी आगे बोली, आप मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले मारा था, पक्का मैं बुरा नहीं मानूंगी और ना ही मैं डैडी को बताऊंगी। अवनी की बात सुनकर मानव स्पीचलेस हो गया। उसे अवनी की बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें याद आने लगी कि कैसे जब भी अवनी कोई बात सीक्रेट रखने को बोलती या कोई भी बात किसी को ना बताने का वादा करती थी तो वह पक्का उस बात को इनडायरेक्टली सभी को बता देती थी। ये बात याद आते ही मानव ने घूर के अवनी की तरफ देखा, फिर अपने मन में सोचा, बेबी क्या मैं आपको पागल दिखता हूँ जो आपकी इन बातों में आ जाऊंगा? मानव को चुप देख अवनी ने उसे हिलाते हुए पूछा, अब भी कुछ तो बोलो। मानव ने अवनी की तरफ देखा, फिर अपनी सीरियस टोन में बोला, ठीक है मैं आपको माफ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मानव की बात सुनकर अवनी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। अवनी की बात सुनते ही मानव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने मन में सोचा, बेबी मैंने आपके सामने थोड़ा सा इमोशनल होने की एक्टिंग क्या कर दी? आप तो मेरी तरफ खींची चली आई। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको मजबूर कर दूंगा मुझसे बेइंतहा प्यार करने के लिए, और आपको मैं खुद की इतनी आदत लगा दूंगा कि आप कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। अगले दिन सुबह 4 बजे मानव सिंह मेंशन के बाहर बने बड़े से ग्राउंड में खड़ा आरव को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मानव और आरव ने इस वक्त जॉगिंग वाले कपड़े पहने हुए हैं। मानव ने आरव को ऑर्डर देते हुए कहा, 4 बजे बज चुके हैं, अभी तक कोई भी यहाँ आया क्यों नहीं? आरव जाओ और जाकर सभी को बुलाकर लाओ। मानव का ऑर्डर मानते हुए आरव ने कहा, ओके बॉस, मैं सभी को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहने के बाद आरव बिना वक्त गंवाए सभी को बुलाने चला गया, क्योंकि उसे पता था उसका बॉस टाइम का पक्का है। अगर वह 5 मिनट के अंदर सभी को लेकर नहीं आया तो उसकी खैर नहीं। वही घर के अंदर नीरज जी का रूम। नीरज जी मानव को कोसते हुए उठे और जल्दी से अपने रूम से निकलकर मानव के रूम की तरफ भाग गए। मानव के रूम में पहुंचते ही उन्होंने पहले चोरों की तरह अपने चारों तरफ देखा कि कोई है तो नहीं, फिर जल्दी से भागकर बेड के नीचे घुस गए। बैग के नीचे घुसते ही उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, बच गया इस राक्षस डेविल से। पता नहीं इतनी सुबह सुबह उठाकर कौन जॉगिंग और एक्सरसाइज कराता है। फिर बैग के नीचे आराम से लड़ते हुए आगे बोले, अब आराम से यहाँ पर सोऊंगा और कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। वह माँ। नीरज जी इतना कहते कहते रुक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर हाथ रखा। उन्हें लगा कहीं मानव ने उन्हें ढूंढ तो नहीं लिया, इसलिए डरते डरते वह पीछे मुड़े, लेकिन अपने सामने वाले इंसान को देख वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने चौंकते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो नालायक? अपने पिता के मुंह से नालायक शब्द सुनकर राज और अभी उन्हें घूरने लगे। राज ने उन्हें घूरते हुए कहा, ये सवाल तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राज के सवाल का जवाब देते हुए नीरज जी ने कहा, उस राक्षस, अत्याचारी,
मानव ने जिंदगी झंड कर दी है। रोज सुबह 4 बजे कौन उठाता है? मैं उससे बचने के लिए ही उसके रूम में आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग पूरे घर में मुझे ढूंढ लेंगे, लेकिन मानव के रूप में आने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। अपने पिता की बात सुनकर अभि ने खुश होकर कहा, डैडी अब हम तीनों यहाँ आराम से सोएंगे और फिर हम एक्सरसाइज के साथ साथ उस डेविल के अत्याचार से भी बच जाएंगे। नीरज जी, राज और अभि बहुत खुश थे कि अब उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन यह इन तीनों की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वहीं दूसरी तरफ आरव ने मानव का रूम छोड़कर पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे नीता जी और अर्जुन के अलावा कोई नहीं मिला। आरव डरते हुए मानव के पास पहुंचकर उससे बोला, बॉस वो। आरव को अर्जुन और नेताजी के साथ आता देख मानव अपनी आंख छोटी करके आरव से बोला, बाकी सब कहाँ है? मानव का सवाल सुनकर आरव ने डरते हुए जवाब दिया, बॉस वाह। आरव को ना बोलता देख मानव इरिटेट होकर गुस्से से बोला, क्या वाह, कुछ आगे भी तो बोलोगे? मानव को गुस्से में देखकर आरव ने जल्दी से उसे सब बता दिया, बस पता नहीं अभी राज और आपके प्यारे ससुर जी कहाँ चले गए। मैंने उन 3 तिगड़ी को पूरे घर में छान मारा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिले। पता नहीं वह तीनों एकदम से मिस्टर इंडिया कैसे बन गए। इतना कहकर आरव चुप हो गया। वहीं जहां आरव की बात सुनकर एक तरफ मानव का गुस्सा बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ वहां मौजूद सभी लोगों ने एक गहरी सांस ली। उन सभी के लिए ये सब नॉर्मल था, क्योंकि ऐसा सीन उन्हें रोज देखने को मिलता था। राज, अभि और नीरज जी सुबह सुबह एक्सरसाइज से बचने के लिए रोज कुछ न कुछ कांड करते थे, या फिर घर में ही कहीं छुप जाते थे, लेकिन उनका मानव भी कहाँ कम था। मानव अपने दर्जनों बॉडीगार्ड को उन तीनों को ढूंढने के लिए भेज देता। आरव की बात सुनकर वीर ने मन में कहा, जब इन तीनों को पता है कि वह इस राक्षस से नहीं बच पाएंगे तो क्यों छुपते हैं? इनके छुपने से रोज हमारा काम बढ़ जाता है। रोज इन्हें अपने कंधे पर टांग कर बॉस के सामने लाना पड़ता है। वही उसके बगल में खड़ा जिम्मी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वीर ये सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में एक डरावनी आवाज पड़ी, वीर, जिम्मी, आरव और सभी बॉडीगार्ड। मानव की इतनी डरावनी आवाज सुनकर सभी हड़बड़ाते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। अपना सर झुकाकर बोले, यस बॉस। मान ने गुस्से से उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ और जाकर उन तीनों को कहीं से भी उठाकर लाओ। मुझे किसी भी कीमत पर 5 मिनट के अंदर वह तीनों मेरे सामने चाहिए, नहीं तो तुम लोग 1 महीने तक पूरे सिंह विला की साफ सफाई खुद करोगे। मानव की बात सुनकर जिम्मी ने वीर से पूछा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, और बॉस अपने ही ससुर जी को उठाकर लाने की बात क्यों कर रहे हैं? जिम्मी की बात का जवाब देते हुए वीर ने कहा, तुम अभी यहाँ आए हो ना, इसलिए तुम्हें सिंह फैमिली के ड्रामे के बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर यह सब छोड़ो, धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी। हमें अभी बस अपने टारगेट पर ध्यान देना चाहिए, वरना बॉस हमें अपना टारगेट बना लें। फिर वह तीनों भागते हुए घेर के अंदर चले गए। उन तीनों के जाने के बाद मानव, अर्जुन और नीताजी को घूरने लगा। मानव के इस तरह घूरने से उन दोनों की हालत एकदम से ही खराब हो गई। उन दोनों को देखते हुए मानव ने अपनी आंखें छोटी करके सख्त लहजे में पूछा, क्या मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं कि सुबह के 4 बजे सभी लोग ग्राउंड पहुंच जाना? उसके बावजूद आप लोग क्यों नहीं आए? बल्कि मुझे आरव को भेजकर आप सभी को बुलाना पड़ रहा है। मानव को गुस्से में देख उन दोनों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। नीताजी ने हकलाते हुए मानव को देखकर कहा, माँ। मानव। वो उसके आगे कुछ बोल पाती, मानव ने उन्हें अपना हाथ दिखाकर कुछ भी बोलने से रोक दिया। मानव ने उन दोनों को घूरते हुए अपने कमर पर हाथ रखकर अपनी डरावनी आवाज में बोला, आप सब ने गलती की है तो पनिशमेंट भी जरूर मिलेगी। फिर ऑर्डर देने की लहजे में बोला, जॉगिंग और एक्सरसाइज के बाद आप दोनों पूरे गार्डन को साफ करेंगे। यही आप दोनों की पनिशमेंट है। अगर आप दोनों ने किसी से भी मदद लेने की कोशिश की तो मैं आप दोनों को लकी के साथ एक ही कमरे में बंद कर दूंगा। अपनी पनिशमेंट सुनकर अर्जुन और नीताजी को चक्कर आने लगे, क्योंकि उनके घर का गार्डन बहुत ही बड़ा है। भला वह दोनों अकेले पूरा गार्डन कैसे साफ करेंगे? नीताजी ने मानव को घूरते हुए अर्जुन से कहा, यह अत्याचारी कंस डेविल कितना बुरा है और बिल्कुल पत्थर दिल। भला अपनी सास को कौन ऐसी पनिशमेंट देता है? क्या इसे बिल्कुल भी डर नहीं है? अर्जुन ने भी निराशा से अपना सिर हिला दिया। वही घर के अंदर जिम्मी, आरव, वीर और सभी बॉडीगार्ड पूरे घर में उन तीनों को ढूंढ रहे। अल्पविराम। मानव के रूम में अवनी,
मानव के रूम में पूरे बेड पर कब्जा जमाए आराम से सो रही। वह करवट लेते लेते बेड के बिल्कुल किनारे आ गई। वही अभी भी जमीन पर सोते हुए करवट लेते लेते बेड के बिल्कुल किनारे आ पहुंचा। इस बार अवनी ने जैसे ही करवट ली वह सीधा बेड के नीचे सो रहे हैं अभी के ऊपर धड़ाम से गिर गई। गिरने से उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेचारा अभी जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ डैडी, देखो मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है। अभी के चिल्लाने की आवाज पूरे सिंह विला में गूंजने लगी। वह इतनी तेज चिल्लाया कि वीर, जिम्मी और आरव ने भी उसकी आवाज सुन ली, लेकिन लिटिल अवनी को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वह अभी के ऊपर लेटी घोड़े बेच के सो रही थी। नीरज जी ने अभी को डांटते हुए कहा, गधे, यह मेरी राजकुमारी है समझे, लगता है सोते हुए बेड से नीचे गिर गई। अच्छा हुआ वह तेरे ऊपर गिरी है, वरना अगर नीचे गिरती तो पक्का उसे चोट लग जाती। अपने डैडी की बात सुनकर अभी बिल्कुल चुप हो गया। फिर नीरज जी और राज ने मिलकर अवनी को अभी के ऊपर से हटाकर जैसे ही अभी तो खड़ा किया, तभी अचानक से ही किसी ने रूम का दरवाजा झटके से खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उन तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर आरव, वीर, जिम्मी और सभी बॉडीगार्ड उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। इससे पहले वह तीनों कुछ कर पाते, वीर ने सभी बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया, इससे पहले ये तीन तिगड़ा यहाँ से भागे, इन्हें उठाकर इनके असली ससुराल ले चलो। आरव के इतना कहते ही सभी बॉडीगार्ड बिना वक्त गंवाए नीरज जी और राज को अपने कंधे पर टांग लिए। जब एक बॉडीगार्ड अभी की तरफ बढ़ने लगा तो अभी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे उठा लिया तो मेरी बेबी सिस्टर को कौन उठाएगा। फिर वीर की तरफ देखकर एटीट्यूड से वह आगे बोला, तुम सब निकलो यहाँ से, मैं मेरी बेबी सिस्टर को लेकर आता हूँ। अगर उसे अकेला छोड़ दिया तो वह फिर से बेड के नीचे गिर जाएगी और उसे चोट लग जाएगी। फिर जीजू तुम सब का क्या करेंगे, तुम सब अच्छे से जानते होगे। इतना कहने के बाद अभी ने लिटिल अवनी को अपनी गोद में उठा लिया, जो अभी भी घोड़े बेचकर आराम से सो रही। सभी रूम से निकलकर गार्डन की तरफ चल दिए। इस बीच नीरज जी मानव को लगातार कोसते रहे, मानव राक्षस बहुत अत्याचारी है, उस डेविड को एक दिन मैं अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। मैं उसके खिलाफ अपनी राजकुमारी के कान भर दूंगा। मैं अपनी राजकुमारी से कह दूंगा कि उस बेकार बुजदिल डेविल को खूब पीटे और उसे खूब परेशान भी करें। वो पत्थर दिल डेविल, उसे तो पिंजरे में बंद करके कैद कर देना चाहिए, वरना ऐसे ही आतंक मचाकर लोगों पर अत्याचार करता रहेगा। हे भगवान, कोई तो बचाओ। जब तक वह सभी मानव के पास नहीं पहुंच गए, बेचारे बॉडीगार्ड के तो कान ही पक गए थे नीरज जी की बातें सुन सुनकर। मानव के सामने पहुंचकर सभी बॉडीगार्ड ने नीरज जी और राज को जमीन पर पटक दिया, फिर जाकर मानव के पीछे खड़े हो गए हैं। जमीन पर गिरते ही नीरज जी ने अपनी कमर को पकड़ते हुए ड्रामा करना शुरू कर दिया। हाय मेरी कमर, उस डेविल, अत्याचारी, कंस मानव के साथ साथ उसके लोग भी बड़े ही निर्दयी हैं, मेरी कमर तोड़ दी। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए राज ने कहा, हाँ डैडी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जी तो किसी हिटलर से कम नहीं है। इन दोनों की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे मानव की तरफ देखने लगे कि मानव अब इन दोनों के साथ क्या करेगा। वही मानव अपनी लाल आंखों से उन दोनों को ही घूर रहा था। गुस्से के कारण मानव के माथे की नसें साफ नजर आने लगी। मानव ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अगर तुम दोनों ने अपनी जुबान से एक और शब्द निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के बाद मानव के चेहरे पर एक रहस्यमयी स्माइल आ गई, जैसे उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा हो। ये देखकर नीरज जी और राज के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे हैं, क्योंकि मानव की स्माइल बहुत ही डरावनी लग रही थी। जस्ट शट अप, अगर आप दोनों के मुंह से एक और शब्द निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव की डरावनी आवाज पूरे ग्राउंड में गूंजने लगी, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे। नीरज जी और राज की तो हालत ही खराब हो गई। उन दोनों ने मानव को देखा, जो उन्हें ही घूर रहा था। नीरज जी ने एक झूठी हंसी हंसते हुए मानव को देखकर कहा, हे मानव, तुम कैसे हो मेरे प्यारे दामाद, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, है ना। नीरज जी की बिन मतलब की बातों का मानव पर कोई असर नहीं पड़ा। मानव ने एक डेविल स्माइल करते हुए नीरज जी और राज से कहा, 1 महीने तक आप और राज घर के सभी काम करेंगे। आप दोनों सभी के लिए खाना भी बनाएंगे और बर्तन भी खुद ही धोएंगे। मानव की बात सुनकर दोनों चौंक गए, उनके माथे से ठंडे पसीने आने लगा। राज ने पहले वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी उम्मीद भरी नजरों से देखा। जब कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया तो उसने मानव से डरते हुए कहा, हमने कुछ भी नहीं किया है, तो आप हमें किस बात की पनिशमेंट दे रहे हो। राज की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के दिल जैसे हलक में ही आ गया। उन्होंने अपने मन में सोचा,
क्या सच में इन्हें नहीं पता कि इन्हें पनिशमेंट किस लिए मिल रही है? मानव ने अपना और समय इन दोनों पर बर्बाद ना करते हुए सभी को ऑर्डर देते हुए कहा, सभी लोग अभी के अभी पूरे ग्राउंड के 20 चक्कर लगाएंगे, सिवाय माँ के। फिर नीता जी की तरफ देखकर मानव आगे बोला, मॉम आप सिर्फ 12 चक्कर ही लगाए। मानव की बात सुनकर सभी लोग उस ग्राउंड को देखने लगे जहां उन सभी को दौड़ना है। बदकिस्मती से वह ग्राउंड बहुत ही बड़ा और क्यों चौड़ा है। जमीन पर छोटी छोटी घास उगी हुई थी। वह ग्राउंड इतना बड़ा है कि 5000 से ज्यादा लोग भी आराम से आ सकते हैं। ग्राउंड के सबसे किनारे बॉर्डर पर बैठने के लिए एक कतार में सीटें भी लगी थी। वही मानव का ऑर्डर सुनने के बाद वह सभी दौड़ पड़े। तभी मानव की नज़र अवनी पर पड़ी जो अभी की गोद में आराम से सो रही थी। ये देख मानस ने अभी के ऊपर अपनी तीखी नज़र डाली, जैसे पूछ रहा हो, अवनी यहाँ क्या कर रही है? मानव के मन की बात समझते हुए अभी ने बिना वक्त गंवाए तुरंत जवाब दिया, जीजू वो बेबी सिस्टर कहीं बेड से न गिर जाए और उसे चोट न लग जाए, इसी डर से मैं इसे यहाँ उठा लाया। इतना कहकर उसने जल्दी से अवनी को मानव की गोद में दे दिया और वहां से 9-2-11 हो गया, क्योंकि उसे डर था कहीं मानव के गुस्से का अगला शिकार वही बन जाए। 1 घंटे बाद सभी लोग दौड़ते दौड़ते बुरी तरह थक गए। उन सभी का शरीर पसीने से लथपथ था। सभी लोग हांफते हुए मानव के पास पहुंचे। मानव उन सभी को एक्सरसाइज कराने के बाद अवनी को लेकर अपने रूम में चला गया। मानव को जाते हुए देख अर्जुन ने सभी से कहा, मानव कितना मतलबी है, हमें पूरा ग्राउंड दौड़ा दिया मगर खुद यहाँ आराम से बैठा था, कंस कहीं का। अर्जुन की बातों से सभी सहमत थे, लेकिन मानव के पर्सनल बॉडीगार्ड उसे अपनी जानलेवा नजरों से घूरते लगे, जैसे कह रहे हो, खबरदार अगर हमारे बॉस के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा तो। सभी बॉडीगार्ड की जानलेवा नजरों को देखकर अर्जुन तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। वही मानव का रूम। अपने रूम में पहुंचते ही मानव ने अवनी को बैग पर लिटाया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। रूम के अंदर आते हुए मानव ने एक नज़र अवनी को देखा, जो अभी भी चैन की नींद सो रही। मानव ने इस वक्त ब्लैक कलर का 3 पीस पहना हुआ था। वह इस वक्त बहुत ही हैंडसम और एरोगेंट लग रहा था। अगर कोई भी लड़की उसे देख ले तो पक्का बेहोश हो जाए। मानव चलकर अवनी के पास गया और झुककर उसके माथे पर किस करके बोला, अगर मुझे तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए रखना है तो मुझे ये सब करना ही होगा, वरना हो सकता है फ्यूचर में मैं तुम्हें खो दूं। फिर एक डेविल स्माइल करके आगे बोला, आज से तुम एक नए मानव से मिलोगी, जो न ही तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, न ही तुम्हारे ऊपर अपना प्यार बरसाएगा। हमेशा से मैं ही तुमसे प्यार करता आया हूँ, अपने प्यार को साबित आया हूँ, पर अब नहीं। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे पीछे आओ, तुम मुझे मनाओ, तुम मुझे से प्यार करो। जब तक तुम मुझे नहीं बनाओगी तब तक मैं भी तुमसे नाराज रहूंगा। फिर मानव खुद से बोला, पता नहीं मैं तुमसे नाराज होने की एक्टिंग कैसे कर पाऊंगा, पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। इतना कहकर मानव अपने नम आंखों से अपनी के छोटे से चेहरे को देखने लगा। मानव ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी बेबी, मुझे पता है आपको बहुत हर्ट होगा, लेकिन इस बार आपको मेरी तरफ अपना कदम बढ़ाना होगा। इस बार आपको अपना प्यार साबित करना होगा। मैं चाहता हूँ आप उस ऋषि को भूलकर हर वक्त मेरे पास रहो, मेरे बारे में सोचो, और मुझे अच्छे से पता है ये सब कैसे होगा। और हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए आपको ज्यादा नहीं सताओगा। इतना कहकर मानव ने अवनी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और रूम से बाहर चला गया। सुबह के 7 बजे घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लिटिल अवनी अपना मुंह फुलाए आकर नीरज के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। उसने अपनी गर्दन घुमा कर देखा, लेकिन उसे मानव कहीं नहीं दिखा तो वह उदास हो गई। उसे उदास देखकर राज ने अवनी से पूछा, सिस्टर क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? राज की बात पर सहमत होते हुए अर्जुन ने भी पूछा, हाँ गुड़िया, क्या हुआ तुम्हें बताओ। फिर अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर अर्जुन बोला, वैसे मानव कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रहा, क्या वह ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आएगा? सभी की तरफ अपनी उदास भरी नज़रों से देखते हुए अवनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता हब्बी कहाँ गए। जब मैं सुबह सुबह उठी तो हब्बी रूम में नहीं थे। मैंने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिले। फिर थोड़ा सिसकते हुए आगे बोली, हब्बी नहीं है, अब मुझे खाना कौन खिलाएगा? अवनी को इतना परेशान देख अभी ने उसका मूड ठीक करने के लिए बड़े ही एटीट्यूड से कहा, बेबी सिस्टर, मेरे अलावा किसी को तुम्हारी चिंता नहीं है, पर कोई बात नहीं, जब तक मैं यानी तुम्हारा बनी ब्रदर है तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। इतना कहने के बाद अभी अवनी के बगल वाली चेयर पर बैठ गया।
ये सब देखकर अब राज भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वह भी अपनी जगह से खड़ा होकर अवनी के दूसरी साइड जाकर बैठ गया। बेचारे नीरज जी को अपनी जगह छोड़कर मजबूरी में राज की सीट पर बैठना पड़ा, क्योंकि वह अवनी के बगल में बैठे थे और आज उन्हें उठाकर खुद वहां बैठ गया। अपनी खुन्नस भरी नजरों से राज को घूरते हुए नीरज जी ने उसे मन ही मन खूब गालियां दी। वहीं राज और अभी दोनों मिलकर अपनी बेबी सिस्टर को अपने हाथ से खाना खिला रहे। अर्जुन ने सैंडविच का एक बाइट लेते हुए अपनी मॉम से कहा, मॉम प्लीज जूस पास करिए। अर्जुन की बात सुनकर जैसे ही नीता जी ने जूस को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अगले ही पल जूस अपनी जगह से गायब हो गया। उसी वक्त नीरज जी ने भी कहा, नीता जी सैंडविच पास करिए। जैसे ही नीता जी सैंडविच उठाने के लिए मुड़ी, वह देखकर हैरान थी कि सैंडविच भी अपनी जगह से गायब है। उन्होंने हैरानी से अभी राज को देखा, फिर अवनी को। उन तीनों ने सारा जूस और सैंडविच अकेले ही खत्म कर दिया। ये देख नीता जी ने अपनी नज़र उठाकर पहले नीरज जी को देखा, फिर अर्जुन को, जो कब से जूस और सैंडविच का इंतजार कर रहे हैं। उन दोनों को देखते हुए नीता जी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे लगता है ऑफिस की कैंटीन में काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, तो क्यों ना आप लोग आज वही अपना ब्रेकफास्ट कर ले। उनकी बात सुनकर अर्जुन और नीरज जी उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे, तो नीता जी ने दोनों को सामने देखने का इशारा किया। जब उन दोनों ने सामने देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि अभी राज और अवनी ने सारा खाना खत्म कर दिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद राज, अवनी और अभी अपनी जगह से खड़े हो गए। राज ने सभी को देखते हुए कहा, हम तीनों कॉलेज जा रहे हैं, उसके बाद हम बेबी सिस्टर को शॉपिंग के लिए भी ले जाएंगे। हो सकता है हमें लेट हो जाए, तो आप लोग चिंता मत करिएगा। इतना कहकर तीनों कॉलेज के लिए निकल गए। वही डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोग उन तीनों को पीछे से बस देखते ही रह गए। वहीं दूसरी तरफ मानव का ऑफिस। मानव अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल पढ़ रहा था। मानव के सामने पिछले आधे घंटे से 3 लोग खड़े थे, जो उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। अचानक ही मानव ने अपनी फाइल, जो थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उसे टेबल पर पटकते हुए अपनी कठोर आवाज में उन तीनों से कहा, क्या है, कब से देख रहा हूं तुम तीनों मुझे घूरे जा रहे हो। क्या तुम लोगों को कोई और काम नहीं है। मानव की गुस्से से भरी आवाज सुनकर जिम्मी, वीर और आरव अपने होश में वापस आए। आरव ने हिम्मत करके मानव से पूछा, बॉस क्या सच में आप ऐसा करने वाले हैं। मेरा मतलब, क्या आपका ऐसा करना जरूरी है। आरव की बात सुनकर वीर के अंदर भी हिम्मत आ गई। उसने भी आगे बढ़कर मानव से डरते हुए कहा, बॉस मुझे लगता है ये सही होगा नहीं होगा, क्या आप कोई और तरीका नहीं सोच सकते। वही इन दोनों से हटकर जिम्मी ने तो सीधा मानव के पैर पकड़ लिए। बॉस मैं आपको यह नहीं करने दूंगा, आप उस प्यारी सी गुड़िया और नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। अपने सामने खड़े तीनों लोगों की नौटंकी देख मानव ने गुस्से से चिल्लाया, अभी के अभी निकलो तुम तीनों मेरे केबिन से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।